हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, कल हमने 9 केस स्टडीज़ कर ली थी चैप्टर 2 पर। आज आगे की केस स्टडीज़ करनी है। बेटा पेपर में उम्मीद मत करो डायरेक्ट क्वेश्चन कोई आएगा। अगर आप प्रिपेयर होगे वर्स्ट के लिए तो आसान पेपर तो झेल ही लोगे ना। तो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ठीक है जी। और कुछ स्कूल में तो बेटा टीचर्स को मज़े आते हैं बच्चों को फेल करने में, हम पार्ट आए। वैसी नौबत ही ना आए, वो केस स्टडी ही देंगे। कुछ स्कूल का तो फिक्स है, स्पेशली तुम्हारे स्कूल का। हाँ तुम्हारे, हाँ समझ गया ना। तो उनको तो बहुत मज़ा आता है, दो चार रहें, बाद में मिलते करें, बाद में मेरे पास आके ट्यूशन पढ़ें, फिर मैं क्लियर करूँ। चलो खैर, लेट इट बी। अगर एक सेकंड पूछो और वो सामने देखते हैं, आगे केस स्टडी बढ़ाते हैं बेटा। ठीक है, आज बेटा टारगेट कुछ ज़्यादा है क्योंकि अब हम एक्सपर्ट हो चुके हैं। रीडिंग तो समझ में आई गई ना कैसे करना है। तो वो आज टारगेट 12 से 13 केस स्टडी का है, ठीक है। और फिर हम वाइंड अप कर पाएंगे लेक्चर। पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होती है रिक्वायरमेंट्स। कहता है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप दैट सुषमा एंड सुहाना आर रेफरिंग टू। बाबू, सुषमा और सुहाना किस टाइप ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हैं? सर मैंने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप भी बेटा आपको उस मिडल पेपर में लिखने को कहा था जहां आप सारी हेडिंग्स लिख रहे थे, इसलिए ही कहा था। बाबू पार्टनरशिप अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, तो दो तरीके की थी। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP, जिसको बुक लिखती है लिमिटेड पार्टनरशिप, और दूसरी जनरल पार्टनरशिप। और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है ना जी। तो बाबू चार ही तरीके की पार्टनरशिप है। केस पढ़ के शायद हमें समझ में आ जाएगा किस पार्टनरशिप की बात कर रही है सुषमा और सुहाना। आगे बढ़ाओ जी। हाउ इज दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप डिफरेंट फ्रॉम द अदर टाइप ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। कहता है कैसे ये पार्टनरशिप डिफरेंट है दूसरी टाइप ऑफ पार्टनरशिप से जो लाइबिलिटी के बेसिस पे बनी है। बाबू लाइबिलिटी के बेसिस पे दो ही तरीके की पार्टनरशिप है, LLP और जनरल पार्टनरशिप। और मैं कंफर्म हूं बेटा इसमें से इसका आंसर या LLP है या बेटा जनरल पार्टनरशिप है। इसका आंसर या तो LLP है या जनरल पार्टनरशिप है। और बाबू जो दूसरा रह जाएगा उसका आंसर यहाँ पर है और उसका डिफरेंस बताना है। उसने यही तो बोला आपको बेटा कि हाउ इज दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप, जो भी आंसर होगा मान लो LLP है, हाउ इज दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप डिफरेंट फ्रॉम द अदर टाइप ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। कैसे दूसरी पार्टनरशिप से डिफरेंट है जो लाइबिलिटी की ही बेसिस पे बनी है। पढ़ते हैं बेटा पूरा का पूरा केस, देखते हैं बेटा ए पार्ट का आंसर क्या है। बाबू कहता है सीमा, सुषमा एंड सुहाना became good friends while pursuing a fashion designing course from a premier institute in Delhi. Seema expressed her desire to start a business in partnership with Sushma and Suhana after completing their course. बाबू सीमा क्या कह रही है सुषमा और सुहाना को कोर्स खत्म होने के बाद पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। किसका उठ जवाब। बाबू कहता है सुषमा एंड सुहाना readily agreed to the proposal but at the same time expressed their desire to join Seema in the business only on the condition that their liability will be limited in the business. बाबू क्या कह दिया सीमा को सुषमा और सुहाना ने, हम पार्टनरशिप में आने को तैयार हैं, बस शर्त एक ही है हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड रहे। सर कोई ऐसी पार्टनरशिप होती है जहाँ लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, उसको बोलते हैं LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है जी। सर कहता है कैसे ये डिफरेंट है दूसरी पार्टनरशिप से जो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी बनी है। सर ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी दो ही तो बनी है, एक LLP दूसरी जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप और LLP के चार डिफरेंस थे, बैच में भी डिस्कस किए थे, दोबारा बोल रहा हूँ आराम से सुन लेना। सर जनरल पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, LLP में एटलीस्ट एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, बाकी सब लिमिटेड रख सकते हैं। सर जनरल पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, LLP का कंपलसरी है। जनरल पार्टनरशिप में एक पार्टनर अपने एक्ट से पूरी पार्टनरशिप फर्म को बाइंड कर देता था। LLP में जिस पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, अगर उसने किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया
तो लाइबिलिटी होगी, एंड मतलब तो पूरी फॉर्म पे बाइंडिंग होगा। और बाबू बाकी लिमिटेड पार्टनर वाले कहीं भी साइन करके आते रहे तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पूरी पार्टनरशिप फॉर्म पे नहीं लगता। जनरल पार्टनरशिप, एक सिंगल पार्टनर की डेथ से, इंसॉल्वेंसी से, इम्प्रिजनमेंट से, मेंटल इलनेस से बिजनेस में कम्स टू एन एंड। सर एलएलपी में अगर लिमिटेड वाले पार्टनर जितने मर्जी हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी वाले पार्टनर की डेथ होती रहे, खत्म होते रहे, मेंटल इल होते रहे, बिजनेस बंद नहीं होगा। लेकिन जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, उसकी डेथ हो गई, उसकी इंसॉल्वेंसी हो गई, तो पार्टनरशिप खत्म। 4 डिफरेंस थे, बैच में भी बताए थे। क्लियर है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अगेन बेटा मैं फिर बोलूं, आइडेंटिफिकेशन 1 नंबर, डायरेक्ट याद करना 4 नंबर, चॉइस इज योर्स। डायरेक्ट याद करने की अहमियत जान लो, बहुत नंबर लेकर आओगे। पढ़ो जी बाबू। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, विल वेद बी कंसीडर्ड एज अ पार्टनर इन अ फर्म? एक्सप्लेन, क्या वेद पार्टनर माना जाएगा फर्म में? एक्सप्लेन करो। एंड ऑल्सो कमेंट अपॉन द काइंड ऑफ लाइबिलिटी वेद विल हैव टू एज्यूम अंडर सच सर्कमस्टांसेस। और बाबू उसकी लाइबिलिटी पर भी कमेंट करना है। पढ़ते हैं जी बाबू। कहते हैं वेद हैज अलाउड श्रेय एंड गौरव फॉर यूजिंग हिज नेम फॉर द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट recently promoted by them as a partner। बाबू श्रेय और गौरव कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं और बाबू पार्टनरशिप में धंधा चला रहे हैं, और वेद ने उनको अलाउ कर दिया कि मेरा नाम तुम इस्तेमाल कर सकते हो कहीं पर भी करना चाहो। अच्छा जी। बट वेद विल नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन मैनेजिंग द फर्म, नीदर शेयर इट्स प्रॉफिट लॉसेस। ना तो वो बिजनेस में कोई एक्टिव पार्ट लेता है, कहता है ना ही प्रॉफिट लॉसेस शेयर करता है। सर वेद पार्टनर हुआ या नहीं? याद नहीं आएगा आपको? नॉमिनल पार्टनर पढ़ा था कभी? क्या करता है नॉमिनल पार्टनर? अपना नाम ही तो देता है फर्म को, अपनी गुडविल ही तो देता है फर्म को। याद करो, पार्टनरशिप बाय स्टॉपल, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। एस्टॉपल में क्या करता है? याद है ब्रांच मैनेजर वाला मैंने एग्जांपल दिया था, एबीसी लोन लेने गए, लोन नहीं मिला, डी पहुंच गया, जी मैं इनकी फर्म का पार्टनर हूं, लोन दो। क्या किया उसने? अपना नाम नहीं दिया फर्म को। याद आ रही है बात? तो सर वेद क्या कर रहा है? अपना नाम तो दे रहा है, ना तो बिजनेस में पार्ट कर रहा, ना ही प्रॉफिट लॉसेस शेयर कर रहा। याद है नॉमिनल पार्टनर में मैंने चारों बेसिस पढ़वाए थे आपको, ना तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता, ना कैपिटल इन्वेस्ट करता, ना प्रॉफिट लॉसेस बांटता, फिर भी लायबिलिटी अनलिमिटेड। उठाकर देखो एनसीईआरटी, 6 के 6 पार्टनर को चारों बेसिस पे पढ़वाया था आपको। तो बाबू वेद एक नॉमिनल पार्टनर है, बिजनेस का पार्टनर माना जाएगा, और कहता है उसकी लायबिलिटी वो अनलिमिटेड ही है। अपना नाम इस्तेमाल होने दे रहे हो आप, गिरबान आपकी पकड़ी जाएगी सबसे पहले बेटा। क्लियर है बात? आगे बढ़ जाए बाबू। पढ़ना जरा केस अगला भी। रिक्वायरमेंट, कैन लीगली बाइंडिंग पार्टनरशिप अराइज वेयर नो फॉर्मल एग्रीमेंट इज इन इफेक्ट? एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू रजत। कहते हैं क्या लीगल पार्टनरशिप फॉर्म बनी है चाहे कोई लीगल एग्रीमेंट भी नहीं हुआ, कोई फॉर्मल एग्रीमेंट भी नहीं हुआ? कहते हैं रजत की रेफरेंस लेकर बताओ। अच्छा जी, कौन है रजत? अभी देखते हैं बाबू। कहते हैं रिसेंटली रजत, अ फ्रेंड ऑफ श्रेय who is a partner in an audit firm Shankar Enterprise, on Shrey's request accompanies him to a business meeting with Prabhu Enterprises and actively participate in the negotiation process for a business deal। ठीक है जी बाबू, रजत है, कोई श्रेय का दोस्त है। श्रेय क्या करता है बेटा? किसी ऑडिट फर्म में पार्टनर है, मान लो सीएसी हैं बेटा, सारे के सारे ये श्रेय चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है जी, ऑडिट फर्म में पार्टनर है। इसने क्या किया बेटा? रजत को उठाकर ले गया कि बिजनेस मीटिंग है, और क्या कह रहा है? कहता है रजत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, नेगोशिएशन चल रही है, कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है बिजनेस डील के लिए। रजत भी ऐसे इंप्रेशन दे रहा है बाबू कि पार्टनर है, पूरी बात कर रहा है बिजनेस मीटिंग, जबकि पार्टनर श्रेय है। अच्छा जी, आगे बढ़ता है। कहता है रजत गिव्स द इंप्रेशन दैट ही इज आल्सो अ पार्टनर इन शंकर एंटरप्राइजेस। ये बात मैंने पहले ही बोल दी बेटा, ठीक है जी बाबू। इंप्रेशन पूरा दे रहा है कि वो भी पार्टनर है।
कहता है लेटर ऑन क्रेडिट इज एक्सटेंडेड टू शंकर एंटरप्राइजेस ऑन द बेसिस ऑफ दीज नेगोशिएशन। बाद में क्या हुआ बेटा, क्रेडिट मिल गया, लोन मिल गया उसके नेगोशिएशन की वजह से, रजत के नेगोशिएशन की वजह से। समझदार हो बात की तो आप। क्या हुआ बाबू, ये रजत कौन सा पार्टनर है पहले ये बताओ। पार्टनरशिप बाय एस्टोपल। पूरा इंप्रेशन दिया ना, पूरी बात करी ना उसने, नेगोशिएशन पूरा करा ना, लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में। जब आप खुद ही बहस कर रहे हो, इस तरीके से बहस कर रहे हो, पूरा इंप्रेशन दे रहे हो मैं पार्टनर हूँ, जैसे डी ने किया था मेरे एग्जाम्पल में। डी कह रहा मैं जी इनकी फर्म का पार्टनर हूँ, लोन दो, लोन हो गया। चल एक बात बताओ, डी का कोई एबीसी के साथ फॉर्मल एग्रीमेंट था? पार्टनरशिप डीड में नाम था डी का? नहीं। रजत का नाम होगा पार्टनरशिप डीड में? नहीं होगा बाबू। लेकिन क्या लीगल पार्टनरशिप फॉर्म बनी कि नहीं बनी? बनी। कौन सा पार्टनर बन गया रजत? पार्टनर बाय एस्टोपल। उसकी लायबिलिटी कितनी रहेगी? अनलिमिटेड, जान उसकी निकाली जाएगी अगर लोन ना आया वापस तो। क्लियर है बात? आगे बढ़ाएं बात को, चलो जी आगे बढ़ाते हैं बाबू। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप और टाइप्स ऑफ पार्टनर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे। पढ़ते जाओ, देखो, गिनते जाओ। वो कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ पार्टनरशिप बीइंग डिस्कस्ड अबव। कौन सी टाइप ऑफ पार्टनरशिप की बात चल रही है? नेम द बेसिस अंडर व्हिच दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज क्लासिफाइड। सर दो ही तरीके के बेसिस हैं पार्टनरशिप के, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन या ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। देख लेते हैं बेटा कौन सी पार्टनरशिप की बात चल रही है। बाबू केस पढ़ना, केस आप पढ़ोगे, सब केस पढ़ते हुए देखें मेरे को। आंसर इज, बाबू बड़ा क्लियरली बोला कुणाल ने। However, Kunal shares with Karan that he plans to go abroad after 3 years to pursue a master course in law. कुणाल ने क्या बोल दिया कि मैं मास्टर करने के लिए बाहर जाऊंगा, 3 साल ही यहाँ पर हूँ। बैचलर डिग्री कर रहा है, 3 साल की होती है, मास्टर करने के लिए अब्रॉड जाऊंगा। Therefore, their partnership can exist only for 3 years. उनकी पार्टनरशिप 3 ही साल रह सकती है। करण एग्रीज विद कुणाल्स डिसीजन। करण ने कह दिया कोई दिक्कत नहीं, 3 साल के लिए कर ले पार्टनरशिप। अब आप समझदार हो, कौन सी पार्टनरशिप है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप, या तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। मैंने दोनों एग्जांपल दिए थे। पर्टिकुलर टाइम के लिए भी होती है, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए भी। 3 साल है पर्टिकुलर टाइम के लिए। सर किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन, पूरे नंबर, 2 बातें लिखने के। ठीक है जी बाबू, यहाँ पेपर एक बार दोबारा लग गया है 74। ठीक है जी बाबू, यही है, आगे बढ़ाते हैं बात को। बाबू तीसरा क्वेश्चन भी था इसमें, ठीक है ना, एक बारी में 2 ही पढ़ते हैं हम, ठीक है, तीसरा भी पढ़ लेते हैं। Is there any other type of partnership which can be classified under, क्या गड़बड़ है? वैसे भी कुछ गड़बड़ हुई है क्या? है सी पार्ट कहता है is there any other type of partnership which can be classified under the same basis as identified in part B of the question। इधर देखना सर, 3 साल के लिए पार्टनरशिप करी, पहले पार्ट का आंसर था पर्टिकुलर पार्टनरशिप। उसने बेसिस पूछा आपसे बी पार्ट में, बेसिस क्या निकला? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन। सी पार्ट में पूछ रहा है इस बेसिस पे, जो आपने बी पार्ट में बेसिस आइडेंटिफाई करा, उस बेसिस पे क्या कोई और पार्टनरशिप भी एग्जिस्ट करती है? बेसिस क्या आइडेंटिफाई करा? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे पर्टिकुलर पार्टनरशिप के अलावा भी कोई पार्टनरशिप होती है, ये पूछ रहा है सी पार्ट में। होती है कि नहीं होती? होती है। नाम बताओ। पार्टनरशिप एट विल। डन, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ जाए बाबू। क्वेश्चन नंबर 16 हद से ज्यादा सिंपल, आंसर आप करोगे, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो और फिर क्वेश्चन केस, यानी कि पहले रिक्वायरमेंट देन केस। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बतानी है, पढ़ना जरा।
आंसर आंसर क्या है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। कैसे डिसाइड हुआ सर? दो लोग मिल रहे हैं, दोनों बेटा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के मास्टर है, वेल नोन बिल्डर है नोएडा के। दोनों किस काम के लिए मिल रहे हैं? सिर्फ एक एनआरआई कॉम्प्लेक्स बनाना है उसके लिए। सर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप नहीं हो रही, जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म होगा पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। या तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, दोनों ही केस में पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है। दिखाई दे रहा है जी? आगे बढ़े, चलो जी। बाबू कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डॉक्यूमेंट बीइंग रेफर्ड टू बाय दृष्टि। कहता है कौन सा डॉक्यूमेंट दृष्टि ने रेफर किया है। पढ़ते हैं केस। स्टेट एनी 6 एस्पेक्ट्स कवर इन दिस डॉक्यूमेंट। 6 एस्पेक्ट भी बताने हैं जो इस डॉक्यूमेंट में लिखे जाते हैं। केस आप पढ़ो। समझदार को वैसे इशारा काफी। सर निकुंज और निखिल पार्टनरशिप कर रहे थे। कहते हैं द कॉमन फ्रेंड दृष्टि टेल्स देम दैट इट इज एडवाइजेबल टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट एट इट कॉन्स्टिट्यूट एन एविडेंस ऑफ कंडीशन एग्रीड अपॉन पार्टनरशिप। दृष्टि ने कहा एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बना लो ताकि तुम्हारे पास प्रूफ रहे कि पार्टनरशिप में तुम्हारी क्या क्या शर्तें तय हुई हैं। मेरे को नहीं लगता मुझे अब आगे कुछ पढ़ना भी है। सर कौन सा होता है ये रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसमें सारी शर्तें होती हैं पार्टनरशिप की? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड। दृष्टि कौन सा डॉक्यूमेंट को रेफर करिए? पार्टनरशिप डीड। कहता है 6 एस्पेक्ट्स लिख दो जो पार्टनरशिप डीड में होते हैं। मैंने तो कम से कम 16 बताए। नेम ऑफ फर्म, एड्रेस ऑफ फर्म, नेम ऑफ पार्टनर, एड्रेसेस ऑफ पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, वेजेस, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, पता नहीं क्या क्या। 6 तो लिख ही दोगे। ठीक है जी, आगे बढ़ाएं बात को। बाबू केस नंबर 18, इजी वन, सिंपल वन, करते हैं बात। कहता है कमेंट अपॉन द स्टेटस ऑफ गीत ऐसा पार्टनर। बेटा गीत के स्टेटस पर बात करनी है ऐसा पार्टनर। अच्छा जी, विल द स्टेटस ऑफ गीत चेंजेस व्हेन ही अटेन मेजॉरिटी, एक्सप्लेन। क्या कोई स्टेटस में चेंज हुआ अगर गीत ने मेजॉरिटी अटेन कर ली है, मतलब 18+। बाबू केस पढ़ते हैं। यश, अनमोल एंड गौरव आर पार्टनर इन अ फर्म। यश एंड अनमोल आर वेरी अपसेट ड्यू टू अनटाइमली डिमाइस ऑफ गौरव एंड वाज विश टू हेल्प हिज फैमिली। 3 पार्टनर हैं, गौरव की डेथ हो जाती है। बाबू यश और अनमोल उसकी फैमिली को मदद करना चाहते हैं। ऑन द सजेशन ऑफ देयर कॉमन फ्रेंड साहिल, यश एंड अनमोल डिसाइडेड टू इंक्लूड गौरव्स 14-year-old सन गीत इन देयर बिजनेस। बाबू 14 साल के उसके बच्चे को इन्होंने पार्टनर बना लिया। याद है मैं बात कर चुका हूँ इसकी। जब मैं एचयूएफ पढ़ा रहा था एक फीचर आया था माइनर मेंबर, तो मैंने बात कर दी थी कि यहाँ स्पेशली माइनर मेंबर पता है क्यों लिखा है? क्योंकि दुनिया की किसी भी एंटिटी में ना माइनर को मेंबर नहीं बनाया जाता, कोई पार्टनर नहीं बनाता, कोई कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर नहीं बनाया जाता। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि बेटा कोर्ट कहती है कि माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं होती, आप उसको प्रॉफिट तो दे सकते हो, उससे लॉस ले नहीं सकते। अब बाबू अगर यश और अनमोल ने गीत को पार्टनर बना लिया है तो मुझे उसके स्टेटस पे बात करनी है। क्या लिखोगे स्टेटस में? मेरी तरफ देखना बेटा। गीत क्योंकि एक माइनर है, he can be admitted only for benefits of partnership, never for the losses। आप प्रॉफिट अगर कमाओगे तो उसको उसका शेयर दोगे, पर बेटा उससे लॉस नहीं ले सकते आप। समझ आती है बात? बाबू क्या उसका स्टेटस बदल जाएगा जब वो मेजॉरिटी अटेन कर लेगा? बिल्कुल बदल जाएगा। इधर देखना बाबू, उसको 6 महीने के अंदर अंदर बताना होगा कि वो पार्टनरशिप कंटिन्यू करेगा या नहीं। अगर उसने नहीं बताया 6 महीने के अंदर अंदर तो वो फुल फ्लेज पार्टनर बन जाएगा, फिर उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है और फिर बाबू उसको प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी बियर करना पड़ेगा। 6 महीने के अंदर अंदर बताना है। ठीक है जी,
खुद हटना चाहता है हट जाए, नहीं हटेगा 6 महीने में पार्टनर बन जाएगा फुल फ्लेज जैसे बाकी हैं, ठीक है जी। फिर उसकी लायबिलिटी में अनलिमिटेड, लॉस में भी हिस्सा देगा फिर वो, ठीक है जी। आगे बढ़ जाए, चलो जी बाबू नेक्स्ट केस की बात करते हैं, बहुत छोटा सा केस, बहुत ही इजी वन। कहता है सीताराम प्लान्स टू स्टार्ट अ ग्रोसरी शॉप इन वाराणसी while his friend Siyaram is planning to start an internet cafe। बाबू सीताराम एक ग्रोसरी की दुकान खोलना चाहता है, सियाराम एक इंटरनेट कैफे खोलना चाहता है, ठीक है जी। बाबू दोनों दिख रहे हैं सोल प्रोप्राइटर, वैसे नाम से तो सोल राइटर ही है। अच्छा आगे बढ़ाते हैं। Unlike Sitaram, Siyaram does not have sufficient fund to set up the business alone। क्वेश्चन खुद हिंट देता है, खुद हिंट देखो बहुत बड़ा हिंट है। कहता है अनलाइक सीताराम, सियाराम डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड टू सेट अप द बिजनेस अलोन। सीताराम की तरह सियाराम के पास पैसे नहीं है अकेले बिजनेस चलाने के। मैंने हिंट नहीं मांगा, उसने खुद हिंट दिया, बहुत बढ़िया। कहता है सजेस्ट कर दो सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस टू बोथ ऑफ देम। वेरी गुड बाबू, इसके पास तो पैसे है ना सीताराम के पास, सोल राइटर में बिजनेस करके। सियाराम के पास पैसे नहीं है ना, क्वेश्चन ने खुद क्लियर करना ना, पार्टनरशिप बना ली, खत्म हो गया। मैंने नहीं हिंट मांगा, मैं कहता हूँ क्वेश्चन खुद कूद कूद के हिंट दे रहा है। देखो अनलाइक सीताराम, सियाराम डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड टू सेट अप द बिजनेस अलोन। ये अकेला बिजनेस नहीं कर सकता, पैसे नहीं है इसके पास, पैसों की जरूरत है, अकेला भी नहीं कर सकता बिजनेस, बुला ले भैया पार्टनर, पैसे भी आ जाएंगे पार्टनर भी आ जाएंगे, और इसके पास पैसे बहुत हैं, अकेले कर ले फिर सोल राइटरशिप में। क्लियर है? मतलब जितने अभी तो खैर ये 4 ही लाइन है, मैं कहता हूँ जितना बड़ा केस होता है उतना ज्यादा हिंट वो खुद दे रहा होता है। आप प्रोवाइडेड पेशेंस से पढ़ो उसको। तो चलो जी बाबू आगे बढ़ाते हैं केस को। बेटा कहता है नेम द लॉ विच गवर्न द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मेरे को केस नहीं पढ़ना है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पे कौन सा लॉ लगता है खुद बताओ। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। केस पढ़ा हमने नहीं बाबू। कहता है हु अमंगस्ट द 3 ब्रदर हैज द राइट टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फैमिली बिजनेस। कहता है 3 भाइयों में से किस भाई के पास बिजनेस को चलाने का कंट्रोल करने का अधिकार है। सर द एल्डेस्ट मेंबर ही कंट्रोल करता है ना एचयूएफ में, जो करता होता है फैमिली का। तो बाबू तीनों भाइयों में से किसके पास कंट्रोल है, ये पता लगेगा कि कौन कितना एल्डर है। पढ़े बाबू अगला, अगली रिक्वायरमेंट भी पढ़ लो क्योंकि फर्स्ट तो हमारी वैसे ही होगी। मैंने एक रिक्वायरमेंट पढ़ ली, एक और पढ़ लो। कमेंट अपॉन द लायबिलिटी ऑफ 3 ब्रदर्स। बहुत बढ़िया, तीनों ब्रदर की लायबिलिटी पे कमेंट करो, जो करता होगा उसकी अनलिमिटेड, बाकी पार्टनर्स बाकी को पार्टनर्स की लिमिटेड। पार्टनर नहीं, को पार्टनर्स। ग्रंथ रुक जाओ बाबू, पढ़ना चाहिए। मिस्टर लक्षित अग्रवाल owns an ancestral house in Shimla on the advice of his friend. He converted into a lodge after renovation. The revenue from the lodge helps to supplement his income substantially. On his death, the property is inherited by his 3 sons in order of their age, namely Lakshay, Love and Lok, who carry out। बस आगे बढ़ने करती हैं सर। एज के ऑर्डर में दिए हुए हैं तीनों के नाम। सर एल्डेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली इस टाइम लक्ष्य, ही विल बिकम द कर्ता ऑफ द फैमिली, ठीक है जी। बिजनेस के ऊपर कंट्रोल किसका होगा, लक्ष्य का। लायबिलिटी भी बता दो, लक्ष्य की अनलिमिटेड, लव और लुक की, ठीक है ओके बात। चलो जी बाबू अब बात और आगे बढ़ेगी, सिर्फ 2 केस मेरे रहते हैं आज के, 2-3। अब देखते हैं फटाफट से। व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर डायरेक्ट क्वेश्चन है, केस से कोई लेना देना नहीं है इसका, आगे बढ़ाओ। बट व्हाई डू यू थिंक अमूल वाज प्रमोटेड इन द फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव, एक्सप्लेन बाय गिविंग एनी 4 मेरिट्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगेन केस से लेना देना किसी क्वेश्चन का नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, आपको क्यों लगता है कि अमूल ने कोऑपरेटिव ही को क्यों बनाई। दूसरी बात कहता है 4, कोई भी 4, ये देखो एनी 4 मेरिट, कोई भी 4 मेरिट देकर प्रूव कर दो। भाई कोऑपरेटिव में हमने जितनी भी मेरिट पढ़ी हैं कोई 4 तो लिख ही सकते हैं।
इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होता है, शायद इसी वजह से अमूल ने बनाई होगी। चारों मेरिट लिख देना, कोऑपरेटिव का मीनिंग लिख देना, पूरे नंबर, केस भी नहीं पड़ा। ठीक है जी बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन में ना टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पूछा है। मैंने कहा था ना मैं केस स्टडी कराऊंगा तब कराऊंगा टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैंने नहीं पढ़ाया एक भी टाइप, 6 तरीके की होती है। ठीक है जी, मैंने कहा था मैं केस स्टडी कराऊंगा तब पढ़ाऊंगा, अभी आज का मुद्दा नहीं है, कल देख लेंगे इसको। ठीक है जी बाबू, केस पढ़ते हैं जी। सिंपल है केस। इन द कंटेक्स्ट ऑफ अबव केस डिफाइन द टर्म कंपनी। कंपनी बता दो क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन, केस तो नहीं पढ़ना। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील, यही था मीनिंग। बाबू कहता है इन द लाइट ऑफ अबव पैरा। बाबू अबव पैरा पे थोड़ी लाइट ज्यादा मारनी पड़ेगी, बातें तो ऐसे ही कर रहा है। In the light of above para, briefly outline any 3 merits of company, form of organization which have contributed effectively towards the growth of mother dairy over the years. बाबू कहता है पैराग्राफ को ढंग से पढ़ लो, 3 मेरिट्स बताओ जिसकी वजह से आपको लगता है मदर डेयरी ने इतनी ग्रोथ करी। मैं आपको बात बता देता हूँ, आप पूरा पढ़ लो, 3 मेरिट्स है नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है इस केस में। ठीक है जी, एक काम करते हैं, पूरा पढ़ देते हैं एक बार, फटाफट से आप पढ़ना, फटाफट से पढ़ना। एक बात बता देता हूं, अगर आपने पूरा केस पढ़ा, मैं एक टर्म का मतलब भी बताऊंगा अभी आपको, होली ऑन सब्सिडरी। टर्म का मतलब नहीं पता आपको, मैं क्लियर करूंगा क्या होता है होली ऑन सब्सिडरी। तो वो आपने ये पढ़ा कि मदर डेयरी स्टार्ट हुई थी दिल्ली और उसके आसपास एनसीआर से, और बाद में ऑल ओवर इंडिया पहुंची। यहाँ से मुझे एक बात तो समझ में आती है कि अगर कोई कंपनी हो ना, स्कोप फॉर एक्सपेंशन वहाँ होता है। एक मेरिट तो मिली मुझे, बाकी 2 कोई और मेरिट दिखाई नहीं देंगे आपको। आप पूरा केस पढ़ लो चाहे 4 बार कर लो। तो बाबू इसने पूछ तो लिया गलत क्वेश्चन कि पैराग्राफ के बेसिस पे कोई भी 3 मेरिट लिख दो, पर पैराग्राफ के बेसिस पे नहीं है, आप ये लिखते कोई भी 3 मेरिट लिख दो। तो सर अब घूम फिर के क्वेश्चन यही है, मुझे कोई भी 3 मेरिट लिखनी पड़ेगी। मैं स्कोप फॉर एक्सपेंशन जरूर लिखूंगा क्योंकि मुझे दिखाई दिया। 2 कोई भी और लिख दो, वही लिख सकते हो आप, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ठीक है जी, लिमिटेड लायबिलिटी, जो भी कंपनी की और मेरिट आपको अच्छे से आता हो। ठीक है जी, अब मैं मेरे को एक टर्म का मतलब बताना है, होली ऑन सब्सिडरी, वो बताता हूँ, फिर बताता हूँ आगे क्या करना है। सर एक टर्म आई, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, होली ऑन सब्सिडरी। सर ये आएगी टर्म वैसे फाइनल के सिलेबस में, पर अगर आई गई है केस में तो थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। बाबू अगर कोई कंपनी ए दूसरी कंपनी में 51% से ज़्यादा शेयर होल्ड करती है, इधर देखना प्लीज, एक कंपनी ए कंपनी बी में 51% या उससे ज़्यादा शेयर होल्ड करती है, तो बाबू जो कंपनी शेयर होल्ड करती है 51% या उससे ज़्यादा, उस कंपनी को हम बोलते हैं पेरेंट कंपनी या होल्डिंग कंपनी। बाबू नाम बिल्कुल सही रखा है, पेरेंट कंपनी। पेरेंट क्यों भाई, माँ बाप ही हो आप इस कंपनी के, 51% से ज्यादा शेयर होल्ड करते हो तो मेजॉरिटी तो आपके फेवर में है बेटा। मुकेश अंबानी होल्ड्स 60% शेयर इन रिलायंस। आपको पता है बेटा रिलायंस का करता धरता कौन है, माई बाप कौन है? अगर बाबू मेजॉरिटी आपके फेवर में है ना, तो माँ बाप आप ही हो, सारे डिसीजन आपके हाथ में और आपके हाथ से ही चलेंगे। तो बाबू अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करती है, जो कंपनी होल्ड करती है उसे बोलते हैं पेरेंट कंपनी, और बेटा जिसमें होल्ड करती है उसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। मैं प्यार से बोलता हूँ सब्सी कंपनी, ठीक है जी, सब्सिडरी कंपनी, प्यारा नाम है सब्सी कंपनी, जैसे भी याद रह जाए। 1 मिनट मेरी तरफ और देखते रहो। सर ये तो मैंने बात बोली 51% या ज्यादा, ऐसा भी तो हो सकता है कंपनी है, कंपनी भी में 100 के 100% शेयर होल्ड करती हो। अगर 100 के 100 होल्ड करती हो तो सर इस कंपनी को हम बोलने लगते हैं होली ओन्ड सब्सिडरी। क्या बोलते हैं? होली ओन्ड सब्सिडरी, पूरी की पूरी ओन्ड है, एक ही है माई बाप, इसका नाम नहीं बदलेगा, इसका नाम पेरेंट और होल्डिंग कंपनी रहेगा, इसको बोलेंगे होली ओन्ड सब्सिडरी। मैं एग्जांपल भी दे देता हूं, आपको शायद ना पता हो। बाबू यूनिलीवर
यूनिलीवर कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर के पूरे 100% शेयर होल्ड करती है। बाबू यूनिलीवर इंडिया कंपनी नहीं है, यूएसए की कंपनी है। इंडिया में कंपनी बनाई हिंदुस्तान यूनिलीवर, 100 के 100% शेयर खरीद लिए और बाबू यहाँ से अपनी सारी कॉस्मेटिक्स सप्लाई करती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत बड़ा ब्रांड है इंडिया का, 10,000 करोड़ से ज़्यादा सेल्स है, बड़े फेमस प्रोडक्ट है इसके। लैक्मी एक्चुअली बनाता है, ठीक है जी। मैंने एक लाइव एग्जांपल भी देख लिया। ऑल ओके बाबू, आज के 2 केस मेरे बचते हैं, कोशिश करो पूरे हो जाएं तो ज्यादा बढ़िया भैया, वरना कल आके फिर शुरू करना पड़ेगा। बाबू कल मैंने 2 केस छोड़ दिए थे, कोई केस नंबर 9 और 10 है ना, वो मैंने अभी इस पीडीएफ में लिए नहीं है, चलो कुछ नहीं होता। बाबू मेरे 2 केस पेंडिंग है और बेटा टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी 6 वो पेंडिंग है। ऐसा हो सकता है बेटा कल सुबह जब हम आए तो पहले मैं नया चैप्टर शुरू करूँ और फिर जाते जाते कराऊँ 10 मिनट में आखिरी के, ठीक है जी। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।